So this I have started recording. Okay, students. थोड़ा सा हम wrap up screen sharing. Screen sharing is very important. This is screen sharing. Okay, I hope that now you are getting the screen on your monitors. And right now, what I just want to do is I want to start with a numerical. ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. देखिए स्टार्टिंग डूइंग न्यूमेरिकल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे एंड इफ यू विल जस्ट रिलाई ऑन द थिंग्स व्हिच आई वाज जस्ट डूइंग, तो बात नहीं बनेगी. सो फॉर दैट सेक आई हैव जस्ट कम अप विथ न्यूमेरिकल नंबर 21.63 जो मैं आपको आज कराऊंगा, और इसके बाद एक दो न्यूमेरिकल्स और भी कराऊंगा, और मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी दूंगा कि आप इसको जो अपने पार्ट पे कर सकें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकें. या पूछने का मतलब ये होगा कि आई विल जस्ट अपलोड द सोल्यूशन, तो आपको खुद ही इसको समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं. और अगर कोई सवाल होगा तो फिर क्लास में हम उसको भी टेकअप भी कर सकते हैं, अगर सोल्यूशन के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो. बट ये है कि सोल्यूशन के बाद आपको समझ में आ जाएगा. हेयर आई एम नॉट टीचिंग यू टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम. मतलब मैं आपको हर प्रॉब्लम तरीके से सॉल्व नहीं करवा सकता हूँ, because there are so many problems. I can just teach you how to think and apply yourself and apply your knowledge. तो हमारे पास जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं इस वक्त. हम वी आर जस्ट रिलाइंग ऑन द कूलम्स लॉ, और फिर हमने इस कूलम्स लॉ की मदद से फील्ड का एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉन्सेप्ट सीखा है, डिस्कस किया है. वो क्या है कि एवरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट्स अ फील्ड अराउंड इटसेल्फ. सो वो फील्ड क्रिएट होती है, एंड दैट फील्ड एक्ट्स इज अ मैकेनिज्म ऑफ acting a distant force on a charge that is placed in surrounding the the charge which is creating the field. मतलब वो कोई चार्ज अगर आपके आसपास पड़ा हुआ है, उस फील्ड में जो फील्ड किसी चार्ज ने क्रिएट की है, उस फील्ड में अगर कोई और चार्ज आएगा तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और ये डिस्टेंट फोर्स होगी क्योंकि दूर से अप्लाई हो रही होगी थ्रू द एयर. अच्छा, आई जस्ट show you this I already have uploaded on your LMS. चलें, I just want any one of you, I will just name someone जो मुझे इस सवाल को रीड कर दे so that everybody can listen. 21.63. I will just ask some of you to just unmute himself. Mehvish, I'm asking you to please unmute yourself and read this question. 21.63. Are you there? I just asked one of you to please unmute yourself. जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, आ रही है, बिल्कुल आ रही है. 21.63 पढ़ें और थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करें. Four identical charges Q are placed at the corners of a square of side L in a free body diagram. Show all of the forces that act on one of the charges. Find the magnitude and direction of the total force exerted on one charge by the other three charges. Right. So what is the question asking? Read it again, or just try to describe it in your own words before I show you the solutions and discuss the solution. आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी. आप इसको अगर आप साइलेंटली पढ़ रही हैं तो भी सही है, लेकिन आप इसको अपने अल्फाजों में डिस्क्राइब करें कि व्हाट इज दिस क्वेश्चन इज आस्किंग यू. कोई और जो है इसको एक्सप्लेन करने चाहेगा अपने अल्फाजों में, ताकि मुझे पता लगे कि आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया. हसाम हसाम जावेद. हसाम जावेद, प्लीज unmute your mic and say a few words about this question. क्योंकि मैंने अभी क्लास कंडक्ट की है 1D1 में सुबह, and I was just discussing the same question there. So they were having lot of problem in understanding this question. So मतलब मेरे हिसाब से तो बड़ा आसान सा सवाल है. समझ में सवाल आसान है, हो सकता है सोल्यूशन में कोई मुश्किल हो स्टेप्स में, लेकिन सवाल आसान है.
जी हसाम, मैंने आपसे कहा प्लीज कॉपरेट। चैट में क्या कह रही है? सलाम कर रहे हैं चैट में, और कोई बात नहीं है। ओके, ही इज नॉट रेडी। एनीवन एल्स हु इज वॉलंटियरिंग टू जस्ट से फ्यू वर्ड्स? व्हाट इज दिस क्वेश्चन आस्किंग यू? कोई डायग्राम समझ में आ रही है कि क्या सिनेरियो है इसका? एनीवन ऑफ यू? नो वॉलंटियर्स। चलिए, ये बड़ी क्लास के बारे में ख़ास बात है कि दिस क्लास इज़ जस्ट वेरी रिलक्टेंट टू से एनीथिंग। और कुछ परेशान करने वाले लोग तो होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे प्ले करते रहते हैं, बट जनरली। और 1D1 जो है वो बिल्कुल चुप नहीं होती है, बोलने ही नहीं देती है। सवाल शुरू नहीं किया कि वो कहते हैं कि समझ नहीं आया। सो एनीवे, दीज आर डिफरेंट बिहेवियर्स, हर इंसान अलग होता है। ओके, आई जस्ट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। सवाल ये कह रहा है कि देयर इज अ स्क्वायर, अगेन हैव अ लुक ऑन इट। आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड एल है और उसके ऊपर चारों कोनों पे क्यू रखा हुआ है। तो ये एक स्क्वायर है, इसके चारों साइडों पे क्यू रखा हुआ है। द क्यू चार्ज इज आइडेंटिकल। इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड भी आइडेंटिकल है और इसकी साइन भी आइडेंटिकल है। ऑल्दो दे हैवंट टोल्ड अस व्हाट इज द साइन ऑफ दिस, बट ओके, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर दैट इफ द मैग्नीट्यूड एंड द साइंस आर सेम, तो ये रिपेल ही करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों की चारों की साइन एक जैसी है। अच्छा, नाउ व्हाट दे वांट अस टू फाइंड आउट, इसकी साइड एल है, एक स्क्वायर की साइड एल है। ये तो बड़ा क्लियर सी चीज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि 1D1 में हुआ है तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ। In a free body diagram, show all of the forces that act on one of the charges. अब हर चार्ज के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसको ड्रॉ करके दिखा दें। तो हमने कहा कि हर चार्ज जो होगा वो दूसरे चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये स्क्वायर हो तो इस वाले पॉइंट पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी वो 3 हो रही होंगी, ड्यू टू दीज 3 चार्जेस विच आर प्लेस्ड ऑन द रिमेनिंग 3 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पर Q1 है, नीचे नीचे Q3 है, यहाँ पे Q4 है। ओके, तो Q1 की वजह से जो फोर्स होगी वो होगी F1, Q3 की वजह से जो फोर्स होगी वो होगी F3, और स्ट्रेट लाइंस में एक्ट करेंगे ये। और Q4 की जगह की वजह से जो फोर्स होगी उसको कहेंगे हम F4, और वो भी स्ट्रेट लाइन में एक्ट करेगी। तो हमने एक पॉइंट को इन कंसिडरेशन, वी हैव जस्ट टेकन वन पॉइंट इन कंसिडरेशन कि इसके ऊपर कितनी फोर्सेस अप्लाई कर रही होंगी। और क्योंकि सिमेट्री बहुत ज़्यादा है तो एवरी कॉर्नर विल बी एक्सपीरियंसिंग, द चार्ज ऑन एवरी कॉर्नर विल बी एक्सपीरियंसिंग द सेम फोर्स। तो अगर हमने एक फोर्स मालूम कर ली तो वी कैन जस्ट बी वेरी श्योर एंड वी कैन फील वेरी कॉन्फिडेंट इन सेइंग दिस के हर कॉर्नर पे ऐसा ही कुछ सिनेरियो डेवलप हो रहा होगा। वी विल हैव टू जस्ट हैंडल वन कॉर्नर। अच्छा, एनी वन ऑफ यू हु जस्ट फील्स के अभी कोई ना कोई सवाल करने की जरूरत महसूस हो रही है, तो आई एम जस्ट अलाउिंग यू टू आस्क क्वेश्चंस इफ देयर इज अर्जेंट नीड, अदरवाइज आई विल जस्ट आस्क यू, आई विल गिव यू टाइम कि जिसके में आप अपने सवाल कर सकेंगे। अच्छा, अब इस कॉर्नर को हमने यहाँ पे ऐसे फोर्स की सूरत में, अच्छा इस कॉर्नर को हमने कह लिया कि भाई एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई होगी Q1 की वजह से, एक वर्टिकल फोर्स अप्लाई होगी Q4 की वजह से, और एक डायगोनल फोर्स अप्लाई हो रही होगी बिकॉज ऑफ दिस Q3 प्लेस्ड ऑन दिस कॉर्नर विच वेयर आई एम जस्ट पॉइंटिंग दिस माउस। तो इससे डायगोनल, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस में द फोर्सेज आर ऑलवेज एक्ट, फोर्सेज ऑलवेज एक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये इसका रिजल्टेंट फोर्स हमें मालूम करना है। अब इन तीनों वेक्टर्स की डायरेक्शंस अलग हैं। अब हमें एक वेक्टर निकालना है कि एक्चुअल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगी और वो क्या फोर्स होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। दैट वी कैन जस्ट फाइंड इट आउट। So first of all, what we will do, this is the part A of drawing the forces. In the second part, the B part, they are just asking us to find out the magnitude
and the direction of the total force exerted on one charge by the other three charges. तीन चार्जेस की वजह से जो एक चार्ज पे फोर्स आ रही है उसको मालूम करके दें इन न्यूमेरिकल टर्म्स या इन एनालिटिकल टर्म्स, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं है ना, क्यू की टर्म्स में बात हो रही है, तो उसको मालूम करके दें। तो हमने कहा ओके वी विल जस्ट स्टार्ट बाय फाइंडिंग आउट F1। F1 किसकी वजह से हो रही है? Q1 की वजह से हो रही है। तो आई विल से दैट दिस F1 इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय द चार्ज, दिस चार्ज Q1। लेकिन यहाँ पे Q1 लिखने की जरूरत नहीं है, Q1 हमने सिर्फ पोजीशन को 1 लिखा है, अदरवाइज चार्ज इज ऑलवेज Q। So there is no difference in no other charge than Q placed on all the corners। हर कॉर्नर पे Q ही है, तो this is Q और Q स्क्वायर। सर जी यस प्लीज। जी सर, आप शुरू से बता दें, समझ में नहीं आया, डिस्कनेक्ट हो गई थी लाइन। देखें सवाल, आप सवाल पढ़ लें और रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे भी आप रिलाई कर सकती हैं, लेकिन ये कि सवाल ये है कि एक चौकोर है, स्क्वायर है, और उसके चारों कोनों पे एक Q रखा हुआ है। तो एक Q कॉमन है, एक जैसा ही है सारा। तो इस Q की वजह से जो चारों कॉर्नर पे तीन Q जो होंगे वो एक कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे ना फोर्सेस। तो ट्राई टू कैच अप। तो यहाँ पे ये फोर्स की डायग्राम बनेगी। तो F1 जो हम मालूम करेंगे वो होगा Q1 की वजह से। F1 वो होगा K, जो कि एक फार्मूला है सिंपल सा, कूलम्स लॉ, ड्यू टू वन सिंगल चार्ज, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो ये यहाँ पे L स्क्वायर है, और हमने आई कैप क्यों लगाया है? दिस इज एन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x। इस साइड पर है हमारे, जो हमने ड्राइंग की है उसमें पॉजिटिव x में जा रहा है। अच्छा, और क्या मालूम करना है? अब हम मालूम करते हैं F4। F4 इन द वर्टिकल डायरेक्शन, और ये किसकी वजह से है? ये F4 Q4 की वजह से है। और Q4 कहाँ रखा हुआ है आपको पता है? ये नीचे रखा हुआ है Q4। तो वर्टिकली एक अपवर्ड पावर वो फोर्स होगी। अब क्योंकि K Q स्क्वायर, Q तो फिर सेम है, L स्क्वायर डिस्टेंस इज सेम बिकॉज इट्स अ स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल साइड भी वही होगी, वर्टिकल साइड भी वही होगी। और हमने कहा कि ये फोर्स एक्ट कर रही होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, J यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब 3 जो है, फोर्स 3 वो तो डायगोनल एक्ट कर रही है, तो हम डायगोनल एक्ट फोर्स को मालूम कर लेंगे पहले, और फिर इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकाल के दोनों को ऐड कर लेंगे। तो पहले हम कहते हैं कि व्हाट इज F3। F3 में K Q स्क्वायर इज नो प्रॉब्लम, K मल्टीप्लाई Q स्क्वायर। लेकिन इसका डिस्टेंस कितना है? यू हैव टू जस्ट सी इट। इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा? कैन एनीबॉडी से व्हाट इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस ऑफ दिस 2 पॉइंट्स? दैट इज Q3 और Q2 के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा? यू सी, आई हैव जस्ट यूज पाइथागोरस थ्योरम। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ये, और दोनों इसकी साइड्स हैं L। तो इट विल बिकम अंडर रूट L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दैट बिकम्स 2L स्क्वायर अंडर रूट में 2L स्क्वायर। तो L स्क्वायर तो बाहर आ गया अंडर रूट से, और 2 जो था वो अंडर रूट में रहा, तो इट इज गोइंग टू बी अंडर रूट 2L। तो यहां से हमने कर दिया अंडर रूट 2L इज गोइंग टू बी द R, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। दिस इज अंडर रूट 2। अच्छा, तो दिस इज अंडर रूट 2L स्क्वायर। अंडर रूट 2L स्क्वायर ये कहाँ से आया? हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया है कि डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, क्योंकि बीच में हमें अपॉन में डिस्टेंस देना होता है कूलम्स लॉ में। तो ये आ गया इसका K Q स्क्वायर, और क्योंकि हमने ऊपर स्क्वायर किया था इसको, पहले तो हमने डिस्टेंस निकाला, फिर उसका स्क्वायर भी होता है, R स्क्वायर फार्मूले में होता है, तो ये 2 हो गया और ये L स्क्वायर हो गया। दिस इज वेरी 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 सिंपल। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर भी आस्क कर, यू कैन आस्क क्वेश्चन, but in my point of view this is very simple. Okay, now because this is a force acting in diagonal, किसी एंगल पे एक्ट कर रही है, और can you just very easily see कि what is going to be the angle of this acting force, because it's a square और straight line में एक्ट कर रही है, तो it will be acting at an angle of 45, simple। और अगर इस F3 का हमें x कंपोनेंट निकालना हो तो हम क्या करते हैं? F3 इंटू कॉस मल्टीप्लाई F3 मल्टीप्लाई बाई कॉस अल्फा, अल्फा इज ये है 45। और अगर y कंपोनेंट निकालना हो तो F3 मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा,
और 45 का साइन और 45 का कॉस दोनों बराबर होते हैं और वो होता है 1/√2। तो हमने क्या किया कि F3 का x मान कंपोनेंट मालूम करने के लिए when you just want to resolve the vectors in its x and y components, तो हम cos अल्फा से और sin अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये cos अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो F3 तो ऊपर दिया हुआ था और cos अल्फा की वैल्यू है 1/√2, 1/√2। तो ये यहाँ पे ये वाली चीज़ बन गई, सिंप्लीफिकेशन हो गई 2/√2 L स्क्वायर ऊपर के क्यू स्क्वायर। अब x कंपोनेंट हमारे पास आ गए। x कंपोनेंट में दो डायरेक्शंस हैं, दो फोर्सेस हैं। यू जस्ट हैव अ लुक ऑन इट, व्हाट आर दोस टू फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग इन x डायरेक्शन? one is the F1 which we already have found, and the second is the x component of this F3. So we will just add them together and find out the x component of the final force, total force which will be acting on our test charge Q2, जो कि हमारा जो पॉइंट है जिसमें हम फोर्सेस मालूम करें वो Q2 पॉइंट है। That's why I just said all the forces acting in the x direction, because x component की हम बात कर रहे हैं इस वक्त। तो F1 तो एज इट इज ले लेंगे ऊपर से। F1 जो है वो k क्यू स्क्वायर अपन एल स्क्वायर है यहाँ पर, और क्योंकि x से हमने यहाँ पे लिख दिया इसलिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर i नहीं लिखा हमने, k क्यू स्क्वायर अपन एल स्क्वायर। और F3 अभी हमने मालूम किया यहाँ से, इसको भी यहाँ पे पुट कर दिया, तो दिस बिकम्स योर Fx। अच्छा, इन द सेम वे F4 के साथ F3y ऐड करना है। F3y क्या होता है? F3 मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा, एंड बिकॉज साइन अल्फा इज ऑल्सो सेम एज कॉस अल्फा फॉर एन एंगल ऑफ 45, दैट मीन्स दैट F3y विल ऑल्सो कम आउट द सेम वैल्यू, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन 2/√2 एल स्क्वायर, जो कि यहाँ पे हमने यहाँ पे F3y की जगह पे मैंने ये लिख दिया है के क्यू। तो ये दोनों सेम हो गए बिल्कुल, they are perfectly exactly same, the x component and the y component, and the symmetry also tells you that it is going to be the same in both the directions due to the symmetric conditions. अच्छा, अभी हमने यहाँ से ये कंटिन्यू किया, यहाँ से fx और fy, बट वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट द टोटल फोर्स। राइट नाउ हमें पता चल गया है fx और fy। तो f is equal to fx square plus fy square when you have two components, x component and y component available, and you find out the magnitude of the resultant force due to these two components, तो हम x square और y square कर देते हैं। अच्छा, वेरी गुड कमेंट, समझ आ गया, बहुत खुशी हुई आपका कमेंट सुन देखकर, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ द कमेंट विच इज वेरी रेयर इन 1D1 एंड दिस 1D2 इज मच बेटर। कुछ लोग इसमें पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, बल्कि सारे रिस्पॉन्ड करते हैं। और अगर कोई ये भी कहता है ना नहीं समझ आया, तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेलकम, उसको भी समझाना जो है ना हमारी ड्यूटी में शामिल है। बट उसी को समझाया जा सकता है जो अपने आप को अप्लाई करे और फोकस रखे, और कुछ बेसिक नॉलेज भी हो उसको मौजूद हो। सर हाँ जी, जी जी प्लीज। सर समझ आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन था कि ये पॉजिटिव चार्जेस है, क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ है, तो ये किस तरह पता चलेगा? नहीं, पॉजिटिव चार्जेस हमें पता ही नहीं है, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग दैट इज मेंशन्ड। मैंने क्लास में पहले शुरू में भी बताया कि द ओनली थिंग दैट इज मेंशन्ड इज ऑल द चार्जेस आर सिमेट्रिक। तो अगर नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं तो करेंगे तो रिपेल ही करेंगे ना। तो यहाँ से जी हमने जी कह दिया कि रिपेल करेंगे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो सारे सिमेट्रिक हैं, तो ये दे आर ऑलवेज गोइंग टू रिपेल ईच अदर, दैट्स व्हाई द डायरेक्शन ऑफ ऑल दीज फोर्सेस आर ऑलवेज आउटवर्ड्स। ये जो इसको है उसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, दैट इज कॉल्ड रिपेलिंग। आई होप दैट दिस इज समथिंग दैट यू हैव जस्ट ऑलरेडी ग्रेस्प्ड। अच्छा, इसको हमने रखा, दो थे सिमेट्रिक थे, एफ एक्स और एफ वाई दोनों सिमेट्रिक थे और स्क्वायर करना था, तो अंदर ही हमने रख दिया एफ एक्स और एफ वाई, और स्क्वायर करने की वजह से स्क्वायर मौजूद है, और 2 लिख दिया डायरेक्ट यहाँ से, क्योंकि ये दोनों जो थे ना नीचे, ये दोनों बिल्कुल सिमेट्रिक थे, सेम थे। तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी स्क्वायर्ड प्लस और इसके साथ 2 भी, तो ये आ गया यहाँ पर। एंड 2 को अंडर रूट से बाहर निकाल लिया, इस पूरे अंडर रूट को, और ये स्क्वायर स्क्वायर को यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, तो दिस कम्स आउट टू बी योर आंसर। So now I can just take your questions. I just give you a gap of 2-3 minutes
to grasp the thing, or in the meanwhile just go to your LMS. I hope कि मैंने शायद LMS पे अपलोड कर दिया है. यहाँ से LMS, ये LMS यहाँ से चला जाएगा. अब आपका कोर्स मैं दिखा रहा हूँ आपको. 1D2. अच्छा, ये नहीं किया ना. अच्छा, मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी ऐड करता हूँ और आपको ये चीज़ पता लग जाएगी. ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये आपके पास अवेलेबल हो जाएगा. फाइल मैंने ऐड करी और फाइल के अंदर मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करा. ये फाइल LMS पे आ गई और इस फाइल का नाम भी लिख लेते हैं. मटेरियल फॉर अप्लाइड फिजिक्स लेक्चर, 4 दिसंबर का लेक्चर है 1D2 के लिए. राइट, तो दिस हैज़ बिकम नाउ अवेलेबल ऑन योर LMS. और कौन से वीक में अवेलेबल हुआ है? ये करंट वीक के अंदर. सही है. ये मैंने इस दफ़ा PDF में अप्लाई कर दिया, PDF में कर दिया, ज़्यादा आसान हो जाएगा. अच्छा, पिछली दफ़ा भी PDF में किया था, बट इस दफ़ा मैंने PDF दूसरे तरीके से बनाई है, तो इट्स क्वालिटी इज़ मच बेटर देन द प्रीवियस PDF. इसका कलर और स्कैनिंग और सारी कुछ सारी बेहतर है, बिकॉज कैम स्कैनर से मैंने किया है इस दफ़ा स्कैन. अदरवाइज मैं पीछे कैमरा इस्तेमाल कर रहा था. तो यहाँ से आप इस फाइल को LMS पे देख लें, यहाँ पे, और कोई चीज़ हो तो मुझे बताएं प्लीज़. आई एम जस्ट कमिंग इन 2-3 मिनट. जी, डियर स्टूडेंट्स, कमिंग बैक. कोई बात करनी चाहे तो करें, अदरवाइज वी विल जस्ट मूव फॉरवर्ड. एनीवन हु वांट्स टू अनम्यूट हिमसेल्फ और से एनीथिंग? अच्छा, आमीन आमीन. यू आर जस्ट सेइंग फ्यू वर्ड्स अबाउट अल्लाह ताला मुनाफिकीन से बचाए. आमीन. सर, लास्ट में स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना? लास्ट में रूट कट जाएगा. सर, समझ में आ गया. अच्छा, लास्ट में रूट कहाँ पे आप बात कर रहे हैं? लास्ट में जो भी फॉर्म आएगी ना, वो यहाँ पे लिख दिया मैंने. लास्ट में ये स्क्वायर रूट कट गया ना, ये वाला स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया. सही है. सिर्फ 2 के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया. और इसको मजीद भी सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं. असाइनमेंट की, यस यस बिल्कुल असाइनमेंट की. तो इस पे स्क्वायर आया कैसे? ये स्क्वायर ये आया कैसे था? वो तो इसलिए आया था ना कि एफ मालूम करना होता है ना, तो उसको लिखते हैं एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर. जब हम दो कंपोनेंट्स को एक्स और वाई कंपोनेंट को ऐड करते हैं ना, तो ये इसका फार्मूला होता है. तो सर एक्स दोनों पे अलग अलग स्क्वायर? दोनों पे अलग अलग स्क्वायर था, लेकिन दोनों थे एक जैसे ना. ये एफ एक्स भी सेम था, एफ आई भी सेम था, तो वो 2 हो गया और उसके ऊपर हो गया. मतलब ये कि पहले एक बार ये लिखते फिर दूसरी बार ये लिखते अलग अलग स्क्वायर करके, तो फिर दोनों सेम थे तो 2 कर दिया यहाँ पे. अच्छा, ठीक है ठीक है. सही है. थैंक यू.
अच्छा, द सिमेट्री की वजह से सेम आ गए थे, सिमेट्री की वजह से। अच्छा, तो असाइनमेंट की पिक सेंड करनी है बिल्कुल आपको, किसी ने सवाल किया है तो असाइनमेंट की पिक सेंड करनी है। ओके, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू प्रॉब्लम नंबर 2.75. You see what I'm just doing here is I'm just taking a kind of the questions जो आपको एक कंप्लीट नॉलेज इसकी मौजूद हो और सिर्फ अप्लाई करना हो उस नॉलेज को, तो आप उस नॉलेज को अप्लाई करना सीख जाएं। देखिए, सारे न्यूमेरिकल्स नहीं सिखाए जा सकते, नहीं सॉल्व नहीं करवाए जा सकते, देयर आर सो मेनी न्यूमेरिकल्स। तो मैंने आपके लिए ये किया है कि आई हैव जस्ट टोल्ड यू टू सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स ऑन योर ओन। ये वाले न्यूमेरिकल्स ज़रा नोट कर लें। 2.88, 21.88, 21.91 एंड 21. डोंट डू इट। तो ये 20 ओके, तो ये न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व करने होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू प्लीज ट्राई टू लर्न हाउ टू अप्लाई योर सेल्फ। अब यार ये मीटिंग खत्म हो जाए इससे पहले पहले हमें जो है ना यहाँ पे ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें, ताकि हम दूसरी मीटिंग तो बाद में स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद। 2.75, अब वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आंसर लाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन सवाल आसान है। प्लीज एनी ऑफ वन ऑफ यू प्लीज रीड दिस 21.75। अच्छा, मेरी एक सजेशन ये है कि लैपटॉप से देखें, अटेंड दीज मीटिंग्स ऑन लैपटॉप्स रादर देन योर मोबाइल फोन्स। स्क्रीन बहुत छोटी होती है और यू जस्ट कैन नॉट ग्रैब कंप्लीट, वो जो तस्वीर की जो है ना कंप्लीट आपको नॉलेज नहीं मिल सकती है। एनीवे, फॉर दोज ऑफ यू हु आर जस्ट ऑन देयर मोबाइल फोन्स, तो मैं इनके लिए ये इनलार्ज कर दिया है। सो हु इज गोइंग टू रीड इट? प्लीज आ जाओ बेटा, कोई ना तो कोई तो वॉलंटियर करो। आप रीड करेंगे ज़रा अच्छा लगेगा मुझे। नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं। Two particles having 2.21.75, two particles having charges q1 is equal to this 0.5 nanocoulombs and q2 is equal to 8 nanocoulombs are separated by a distance of 1.2 मीटर। तो ये सवाल का सिनेरियो है। दो चार्जेस पड़े हुए हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। एक 0.5 नैनोकूलम्स है, एक 8 नैनोकूलम्स है। At what point along the line connecting the two charges is the total electric field due to the two charges equal to 0? अब सवाल यह है कि इस पूरी लाइन को जो कि कनेक्ट करी है दो लाइन चार्जेस को, कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? तो हमने कहा कि ये टोटल तो 1.2 है, तो हम कहते हैं कि किसी एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे, हमें नहीं पता कि वो पॉइंट आया Q1 के करीब होगा या Q2 के करीब होगा। अगर क्वांटिटिव टर्म्स में हम सोचें तो हमें ऐसा महसूस होगा कि इट इज़ गोइंग टू बी नियर 0.5 नैनोकूलम्स। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वी विल जस्ट एज्यूम कि ये d डिस्टेंस अवे है फ्रॉम Q1। तो इसके बाद जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो क्या होगी? वो एक तो E2 अप्लाई हो रही होगी, क्योंकि एक Q2 की वजह से E2 अप्लाई हो रही होगी, वो इस डायरेक्शन में जा रही होगी, और एक फोर्स अप्लाई हो रही होगी E1, F1 अप्लाई हो रही होगी, या फील्ड होगी E1। इफ यू जस्ट टॉक इन टर्म्स ऑफ फील्ड, तो एक E2 फील्ड होगी जो कि Q2 की वजह से होगी, एक E1 फील्ड होगी जो कि Q1 की वजह से होगी, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा ताकि दूसरा एक दूसरे को वो कैंसिल आउट कर सकें। तो ये मैंने तकरीबन बराबर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एक छोटी हो गई, एक बड़ी है, लेकिन इट विल बी इक्वल। ओके, just we know okay, what is the formula for E? The formula of the E is K, the charge charge divided by the distance। तो इस डिस्टेंस Q1 से इसका जो डिस्टेंस है 0.5 से, ये नैनो कूलम के लिए 10 मल्टीप्लाई बाई -9 लिखा हुआ है, वो है d स्क्वायर। स्क्वायर करना पड़ता है फॉर्मूले की वजह से, d लिया हमने, और इसका डिस्टेंस हो जाएगा 1.2 माइनस d स्क्वायर। Doing simple calculations and then coming up with this quadratic equation and putting these constants in the calculator, we found out that d is going to be equal to 0.24, जो कि देखा आपने कहाँ निकला,
towards D is 0.25, that is very close to 0.5 nanocoulomb charge. इसकी फील्ड जो होगी वो काफ़ी वीक होगी, ये बड़ा चार्ज है, इसकी फील्ड ज़्यादा होगी, तो ये जो है दूर जाके इस पॉइंट के ऊपर ज़ीरो हो जाएंगी। एनी क्वेश्चंस? इसमें तो कोई क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। Okay, now the next question that I'm just going to solve before our meeting ends is this 21.85. देखिए, अगर आपके पास सवाल है तो प्लीज़ डू इट, फिर बाद में ये ना कीजिएगा कि जो ना जो है मैं सही नहीं समझाता हूँ, बिकॉज इन दैट केस अगर आप ये कहेंगे भाई मैं सही नहीं समझाता हूँ, तो फिर द ओनली ऑप्शन विल बी दैट यू विल बी गेटिंग अ न्यू टीचर। 21.85। अब ये कह रहा है two small copper spheres each have a radius of 1 millimeter. एक स्फेयर है, उसका रेडियस है 1 millimeter. इट्स अ वेरी टाइनी 1 millimeter स्फेयर ऑफ कॉपर। तो पहला सवाल तो ये है कि हाउ मेनी एटम्स डज ईच स्फेयर कंटेन। तो इसके लिए अगर आप थोड़ी सी गूगलिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके पास वॉल्यूम मौजूद हो और आपको एटम निकालने हो तो वो होते हैं number of atoms in number of atoms, इसका फॉर्मूला मैंने लिखना था, तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ स्फेयर ऑफ अ नोन रेडियस। तो इसका जो रेडियस है स्फेयर का वो है 1 मिलीमीटर। अच्छा, इसका वॉल्यूम स्फेयर के फॉर्मूले से निकाल लिया, इसका वॉल्यूम आ गया 4.19 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ 4/3 पाई r क्यूब से इसका वॉल्यूम निकाल लिया। नाउ इफ यू जस्ट सर्च ऑन गूगल तो आपको ये फार्मूला पता चल जाएगा कि व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको एवोगाड्रोस नंबर जो होता है मोलर एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मोल ऑफ अ मटेरियल, तो ये नंबर होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई द वॉल्यूम और मल्टीप्लाई बाई द कॉपर डेंसिटी। कॉपर डेंसिटी इज 8960। ये मतलब सवाल में मौजूद नहीं है बट इट्स अ स्टैंडर्ड यूनिवर्सल फैक्टर, द कॉपर डेंसिटी, कि अगर 1 मीटर क्यूब हो, एक 1 मीटर क्यूब का अगर कॉपर, प्योर कॉपर का पीस हो 1 मीटर क्यूब का, तो उस क्यूब का वजन कितना होगा। तो पता चला कि उस क्यूब का वजन होगा 8960 kg। तो ये डेंसिटी हो गई कि 8960 kg पर मीटर क्यूब। तो हमारे पास जो भी वॉल्यूम है वो कितना है, हमारा वॉल्यूम तो ये रहा, तो हमने जो है इस डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया इस वॉल्यूम से, तो ये आ गया, और हमें मल्टीप्लाई करना है विथ, डिवाइड करना है इसको एटॉमिक मास से। एंड एटॉमिक मास इज एक मोल के अंदर कितने ग्राम्स होंगे, और एक मोल क्या होता है, एक मोल होता है इतने नंबर ऑफ एटम्स। तो इसका वजन कितना होगा 63.55 ग्राम्स, लेकिन केजी में कितना हो जाएगा 0.06355। तो ये इसको डिवाइड कर दिया 0.06355 से। तो नाउ यू गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट टू बी 3.558 multiplied by 10⁻20 atoms of electron will be in that tiny sphere of 1 millimeter. अच्छा, तो अब क्या करें, अब जो है मैंने सॉल्व तो नहीं किया, बट नाउ द आई विल जस्ट एक्सप्लेन द थिंग सो दैट यू कैन जस्ट सॉल्व इट ऑन योर ओन। अब ये नंबर ऑफ एटम्स आ गया। अब द पार्ट बी इज एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंटेन्स 29 प्रोटॉन्स एंड 29 इलेक्ट्रॉन्स। तो हर किसी के अंदर 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 29 प्रोटॉन्स हैं। We know that electrons and protons have charges of exactly the same magnitude. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बिल्कुल सेम होता है, E and minus E per proton and electron respectively. We know that the electron and protons have charges of exactly the same magnitude, but let's explore the effect of a small difference. हम एक assume करते हैं कोई parallel world है जिसके अंदर कोई कॉपर है, इसको ये लोग कहते हैं पैरेलल यूनिवर्स, किसी और सवाल में उन्होंने कहा था। उसके अंदर जो है ई और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बराबर नहीं होता। तो अगर ये थोड़ी सी चेंज आ जाए ना, अगर, तो सारी यूनिवर्स जो है ना अपनी बेस खो देगी। दिस इज सच अ फाइन फैक्ट
और यूनिवर्सल ट्रुथ जिसके ऊपर सारी दुनिया खड़ी है, सारी दुनिया के सारी कायनात खड़ी है कि ये इनका, क्योंकि सारी कायनात में यही कुछ एटम्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो इफ द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इज प्लस ई एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.1% स्मॉलर, तो थोड़ा सा एक डिफरेंस है 0.1% का इलेक्ट्रॉन के चार्ज में। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ ईच स्फीयर? अब इलेक्ट्रॉन का कम है ना, तो इलेक्ट्रॉन का कम है तो एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो नेट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? वो हो जाएगा कि भाई इतने प्रोटॉन हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल चुके हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास, और मल्टीप्लाई करके के बाद ये जो है ये 0.1 का फैक्टर भी लेकर आएंगे इसके अंदर कि ये ज़्यादा है, तो हमारे पास नेट चार्ज आ जाएगा। नेट चार्ज ऑफ द व्हाट फोर्स वुड वन स्फीयर एग्जैक्ट ऑन ईच अदर इफ दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर? तो अब दो चार्ज हो गए हमारे पास, एक व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ ईच स्फीयर एंड व्हाट द फोर्स वुड वन स्फीयर एग्जैक्ट? दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों रिपेल करेंगे, दोनों पॉजिटिव चार्जेस होंगे,